हेलो दोस्तों, अनुष्ठान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आता जा रहा है, तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आज उसी क्रम में हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित शिक्षण, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन सीटेट में ज़रूर पूछा जाता है। गणित में कुल क्वेश्चन तो 30 पूछे जाते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन जो होता है वो फिक्स रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं गणित शिक्षण। तो सबसे पहले हम समझेंगे गणित है क्या। तो गणित की विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। पहला है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। किसने कहा? हागवेन ने कहा। ठीक है, किसने कहा? हागवेन ने। कि गणित क्या है? सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है? दर्पण है। हागवेन में लगा के दर्पण चलते हैं, तो इस तरह याद कर सकते हैं। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा था? हागवेन ने। दूसरा ऑप्शन है कि गणित पत्थर के समान है। गणित क्या है? पत्थर के समान है। किसने कहा था? हब्स ने। यानी इनकी एक परिभाषा और भी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार पत्थर औजार को तीव्र करता है, गणित मस्तिष्क को क्या बनाती है? तेज बनाती है। किसने कहा था? हब्स ने कहा था। ठीक है, अब बात करें गणित। अब क्वेश्चन ये होता है कि गणित क्या है, यानी गणित को हम क्या समझेंगे। तो गणित गणनाओं का क्या होता है? विज्ञान होता है। गणित संख्याओं का विज्ञान होता है। गणित मापन, मात्रक व दिशा का विज्ञान होता है। गणित संख्या एवं स्थान का क्या होता है? विज्ञान होता है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है और गणित तार्किक विचारों का क्या होता है? विज्ञान। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले गणित किस रूप में होता है, तो गणित हमेशा किस रूप में पाया जाएगा? अमूर्त रूप में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब याद करने के लिए इसमें हम काउंट भी कर सकते हैं, रीजनिंग तर्क शक्ति भी दे सकते हैं। अब अगली परिभाषा आती है कि गणित को लॉक के अनुसार क्या डिफाइन किया गया है। तो लॉक ने कहा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की क्या हो जाती है? आदत विकसित हो जाती है। ठीक है, लॉक क्या कह रहे हैं? लॉक कह रहे हैं कि आदत को बच्चों में तर्क के द्वारा लॉक कर दिया जाए। तो बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या हो जा रही है? विकसित हो जा रही है। कांट एक गणितज्ञ हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। जब तक कि वो क्या है? गणितीय है। आगे की ओर देखें, एनसीईआरटी ने क्या कहा है? एनसीएफ 2005 में कहा है कि गणित विषय है जो बालक का गणितीयकरण करता है। गणित वह विषय है जो बालक का क्या करेगा? गणितीयकरण करेगा। और ये की परिभाषा किसने दी है? एनसीईआरटी एससीएफ 2005 ने ये परिभाषा दी है। अब हम चर्चा करेंगे गणित के महत्व के बारे में कि गणित का क्या महत्व है। तो गणित का पहला महत्व है व्यावहारिक ज्ञान करना, जीवनोपयोगी के लिए, अवकाश या खाली समय का सदुपयोग करने के लिए। अवकाश होने पर या खाली समय का सदुपयोग करने का माध्यम क्या है? गणित है। मानसिक शक्तियों को बढ़ाने का जो प्राथमिक स्तर है कौन सा है? गणित है। आगे की ओर देखें कि गणितीय पोर्टफोलियो की वस्तु क्या है। तो गणितीय पोर्टफोलियो की जो वस्तु है वो निम्न वस्तुएं हैं। पहला है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। गणित कैसे प्रश्न होते हैं? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। एक सामूहिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में होते हैं। यह एक छोटा प्रोडक्ट है, यानी इसमें वस्तु को दिखाने के लिए छोटे प्रोजेक्ट के रूप में दिखाते हैं। समाचार पत्रों के लेख द्वारा गणितीय पोर्टफोलियो को दिखाया जाता है, जैसे उसमें पजल देते हैं, पहेलियाँ देते हैं। समस्या हल करने के लिए क्या दिया जाता है? कार्य दिया जाता है। तो गणित पोर्टफोलियो की कितनी विषय वस्तु हैं? 5 विषय वस्तु हैं। अब बात आती है गणित का उद्भव या अर्थ का उद्भव कहाँ पे हुआ है। तो गणित का उद्भव के बारे में या गणित का अर्थ जो दिया जाता है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार गणित की जो भाषा पहले थी वो संस्कृत थी, और धातु गण है और इसका अर्थ है गणना। यानी गणित धातु गण के संस्कृत शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? गणना है। पाश्चात्य दृष्टिकोण में क्या कहा जाता है? पाश्चात्य दृष्टिकोण में ये कहा जाता है कि गणित को ग्रीक भाषा में ग्रीक यूनानियों से लिया गया है, जिसका शब्द है मेथा। यानी गणित को ग्रीक शब्द में मेथा बोलते हैं, जिसका भी अर्थ क्या है? गणना करना या गिनती करना। इसके बाद कुछ अन्य वैज्ञानिक भी आ जाते हैं गणित की परिभाषा देने के लिए। वेदांग
जिस प्रकार से मयूर के सिर पर मणि शोभायमान है, उसी प्रकार वेदांत ज्योतिष गणित से क्या है, शोभायमान है। किसने कहा था? वेदांग ने कहा था। या ये कह सकते हैं कि विज्ञानों में गणित को सर्वश्रेष्ठ बताया है प्लेटो। प्लेटो ने कहा है कि गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। नेपोलियन ने कहा है कि गणित उन्नति में ही सबकी उन्नति है। गैलीलियो ने क्या कहा है? गैलीलियो ने कहा है कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो ने क्या कहा है? गैलीलियो ने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसके द्वारा परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गॉस क्या कहते हैं? गॉस कहते हैं कि गणित विज्ञान की क्या है, रानी है। बेल क्या कहते हैं? बेल कहते हैं कि गणित विज्ञान का क्या है, नौकर है। रोजर बेकन क्या कहते हैं? रोजर बेकन कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों की सिद्धांत व कुंजी है। डट्टन क्या बोलते हैं? डट्टन के अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार है। मार्शल स्टोन के अनुसार क्या होता है कि गणित अमूर्त अवस्था को मूर्त अवस्था प्रदान करता है। प्रोफेसर बोस के अनुसार क्या है कि हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, उसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या परिभाषा बताई गई है कि गणित मापन, मात्रा और परिणाम का क्या है, विज्ञान है। अब बात आती है गणित भाषा के अंग कौन कौन से हैं। तो गणित भाषा के जो अंग हैं वो क्रम से लिखे गए हैं, तो कृपया क्रम करके याद कर लीजिएगा। पहला है पद, पद के बाद आता है अवधारणा, अवधारणा के बाद आता है संप्रत्यय, यानी पद को ही यहाँ पर अवधारणा बोलेंगे। और दूसरा है संप्रत्यय, तीसरा है सूत्र, चौथा है सिद्धांत और पांचवा है संकेत। अगर गणित भाषा के अंग पूछा जाए और उसका क्रम पूछा जाए तो पहले पद होगा, उसके बाद संप्रत्यय होगा, उसके बाद सूत्र होगा, उसके बाद सिद्धांत होगा, उसके बाद संकेत होगा। ठीक है। पद को कहते हैं टर्म, संप्रत्यय को कहते हैं कॉन्सेप्ट, सूत्र को कहते हैं फार्मूला, सिद्धांत को कहते हैं प्रिंसिपल और संकेत को कहते हैं सिंबल। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि TCFPS जो है वो गणित भाषा के क्या हैं, अंग हैं। अब बात पूछी जाती है गणित की प्रकृति क्या है, कि गणित की प्रकृति को हम किस प्रकार से डिफाइन। ये प्रकृति पेडोलॉजी क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। गणित की प्रकृति जो है कैसी है, सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा क्या है, सुदृढ़ है। दूसरी विशेषता क्या है कि गणित सार्वभौमिक विषय है। तीसरी विशेषता क्या है, गणित एक भाषा है जिसे चिन्हों नियमों द्वारा चलाया जाता है। तीसरा है गणित में मात्रात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कैसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं, मात्रात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। गणित में हम यथार्थ, क्रमबद्ध व गणित कैसा होता है, यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है एवं तार्किक होता है। अब देखिए गणित की व्याख्यान विधि की बात करेंगे। अब यहाँ पर गणित की विधियों की बात करेंगे जिसमें प्रमुख है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि को चाक और टॉक विधि भी वो कहा जाता है। व्याख्यान विधि में जो अध्यापक होता है, अध्यापक केंद्र बिंदु होता है, या अध्यापक ही व्याख्यान विधि में क्या होता है, सक्रिय होता है, तथा बालक क्या होता है, बालक मूक श्रोता के रूप में कार्य करता है। आगे की ओर चलें। गणित के ज्ञानार्जन के लिए अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। यथार्थ, अब यथार्थ समझेंगे कि गणित की प्रकृति को यथार्थ कहा गया है कि यथार्थ का मतलब है अगर जोड़ देखा जाए तो जोड़ एक ही प्रकार से लिखा जाएगा, उसका एक ही चिन्ह होगा, तो ये क्या है, यथार्थ। गणित की प्राचीनतम संख्या, गणित की प्राचीनतम जो संख्या होती है अंकगणित होती है। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण कौन सी है, तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण को प्रदर्शन विधि कहते हैं। अब बात आती है एक अच्छी मूल्यांकन विधि है वह जिसमें क्या देखा जाए, जिसमें यह देखा जाए कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन आसानी से किया जा सकता हो। अब बात आती है कि गणित में समाज मिति विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, खोज किसने किया था, जैकब एल मारेनो ने। गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। इसका मुख्य कारण है क्योंकि गणित किस पर आधारित होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है क्रमिक वर्गीकरण, या किसके द्वारा दिया गया था, ब्लूम द्वारा दिया गया था। संश्लेषण से विश्लेषण, संश्लेषण विश्लेषण से क्या किया जाता है, पहले प्रयुक्त किया जाता है। गणित में सबसे पहली विधि जो प्रयोग की जाती है वो संश्लेषण विधि प्रयोग की जाती है, उसके बाद विश्लेषण। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला अब टॉपिक क्या है, बेन हिले का ज्यामितीय अधिगम। बेन हिले का ज्यामितीय अधिगम क्या है,
लेबल 0 इन्होंने दिया, 5 लेबल दिए हैं। जो लेबल 0 से स्टार्ट होता है, लेबल 0 में विजुलाइजेशन या इसको बोलते हैं चाक्षुषीकरण, ठीक है। और चाक्षुषीकरण में हम केवल आकार की बात करेंगे। लेबल 1 में क्या है, लेबल 1 में किया जाता है एनालिसिस या विश्लेषण किया जाता है, जिसमें इसके क्लासेस अलग अलग टाइप के बारे में बात करेंगे। लेबल 2 में जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। लेबल 2 कैसा होता है, और इनफॉर्मल को बोला जाता है अनौपचारिक, यानी लेबल 2 जो होता है अनौपचारिक होता है, जिसमें आकार के गुण के बारे में हम पढ़ते हैं, विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसे यानी इनफॉर्मल डेडिकेशन बोलते हैं। लेबल 3 को बोलते हैं फॉर्मल डेडिकेशन, और लेबल 3 जो है वो औपचारिक निगमन को दिखाता है। लेबल 4 को बोलते हैं रिगर, और रिगर का मतलब क्या होता है, दृढ़ता, कि किस प्रकार की कौन सी दृढ़ता है। अब बात करेंगे वेन हेलो को आप समझेंगे। पहला है चाक्षुषीकरण। तो चाक्षुषीकरण में क्या कहते हैं, चाक्षुषीकरण में विद्यार्थी ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हैं एवं उनकी बनावट के आधार पर क्या करते हैं, तुलना। यानी चाक्षुषीकरण में क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, और ये वेन हेले के किस लेवल में आता है, 0 लेवल में आता है, ठीक है। और इसी चाक्षुषीकरण में ही भुजाओं के आधार पर क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, जो आता है किसके अंतर्गत, चाक्षुषीकरण के अंतर्गत। विश्लेषण करना, विद्यार्थी एक श्रेणी की आकृति की विशेषताओं के नियम को ढूंढ लेता है, जैसे कि आकृति के अंगों तथा उन अंगों के बीच संबंध के आधार पर माप कर लेना, ठीक है। विश्लेषण करना, अब वो विश्लेषण करेगा। अगर एक आकृति दे दी जाए और उस आकृति में कितने भाग बने हैं, उस आकृति में उनका नाम क्या दिया गया, इन सब के बारे में वो विश्लेषण कर सकता है। और यह किसके अंतर्गत आता है, लेवल 1 के अंतर्गत आता है। स्किल, इसमें क्या कौन सा कौशल डेवलपमेंट होगा, इसमें हम गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन कर लेते हैं, जिसमें चित्र बनाना हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। यानी विश्लेषण विधि में ही चित्र हम बना लेते हैं। जैसे समकोण का चित्र है, समकोण में 3 भुजाएं होंगी और एक कोण इसका 90 अंश होगा। न्यून कोण, दोनों कोण न्यून कोण होंगे। अधिक कोण त्रिभुज में तीनों कोण क्या होंगे, अधिक कोण बनाएंगे, तो इसलिए अधिक कोणीय त्रिभुज कहेंगे। इसके आधार पर, यानी ये किस में आएगा, ये विश्लेषण करने में आएगा, और ये लेवल नंबर 1 में पूछा जाता है। अब बात करें अनौपचारिक निगमन, जो कि स्तर नंबर 2 में आता है, लेवल 2 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम सूत्र बता लेते हैं। अनौपचारिक निगमन में हम सूत्र बता लेते हैं, और स्तर 1 में खोजी गई आकृति की विशेषताओं तथा नियमों के माध्यम से हम क्या स्थापित कर लेते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। जैसे a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, तो ये हम सूत्र भी बता लेते हैं। ये किस विधि में आता है, औपचारिक निगमन में आता है। भाषाई आधार पर आकृतियों को क्या कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं, उसमें अंतर बता लेते हैं, परंतु सिद्ध नहीं कर पाता है। अनौपचारिक निगमन में कोई भी फार्मूला आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये अनौपचारिक निगमन किया जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पे। उच्च प्राथमिक स्तर स्टार्ट होता है 6 से लेकर 8 तक के। अब बात करेंगे स्तर नंबर 3 में, औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन में छात्र प्रमेय को निगमनात्मक तौर पर सिद्ध करने लगता है, यानी छात्र फार्मूले को सिद्ध करना सीख जाएगा। और ये औपचारिक निगमन 10वीं स्तर के ज्यामिति में करवाया जाता है, यानी इसको उच्च स्तर के बच्चे जो हैं आसानी से हल कर सकते हैं। यह छात्र स्तर 3 में आता है, और छात्र स्तर 2 के में विकसित सहसंबंध का हस्तपरक अनुभव करने लगता है, या तार्किक ढंग से विचार करने लगता है। यानी तार्किक विकास जो होता है वो औपचारिक निगमन में होता है। स्वयं से परिभाषित सूत्रों, प्रमेय, उपप्रमेय में संबंध स्थापित कर लेता है। अब बात करेंगे स्तर नंबर 4 की, जो कि वेन हेले का सबसे लास्ट अवधारणा है। स्तर नंबर 4 दृढ़ता। इसमें विभिन्न अवधारणाओं, पद्धतियों के बीच संबंध स्थापित कर लेता है, नीतियों का आसानी से विश्लेषण कर लेता है, और आपका अमूर्त विचारों को समझने जो लगता है वो यहीं पर समझने लगता है। किस प्रकार के अमूर्त विचार, जैसे एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दी गई हो, 3 और 4 दी गई हो, तो तीसरी भुजा वह तार्किक रूप से क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो इस प्रकार आप देखेंगे स्तर नंबर 4 में दृढ़ता आ जाती है, यानी उसके ज्ञान में क्या आ जाता है, दृढ़ता आ जाता है, और धारणाएँ वो समझ जाता है। अब हम बात करेंगे गणित अधिगम अवस्थाएं। गणित अधिगम अवस्थाओं जन्म से 6 अवस्थाओं के बीच
बांटा गया है और यह जन्म से किशोरावस्था तक चलती है। पहली अवस्था आरंभिक अवस्था, जन्म से 3 वर्ष, ठीक है। दूसरी अवस्था मिलान अवस्था 3 से 5 वर्ष। तीसरी अवस्था परिणात्मक अवस्था 5 से 6 वर्ष। चौथी अवस्था विभाजनात्मक अवस्था 6 से 9 वर्ष। पांचवी अवस्था गुणनखंडी अवस्था 9 से 11 वर्ष। छठवीं अवस्था संक्रियात्मक अवस्था 11 से 13 वर्ष। आगे की ओर देखें कि आरंभिक अवस्था में क्या होता है। आरंभिक अवस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है, जिसमें बच्चे वस्तु को देखकर बता सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी वस्तुओं के बीच तुलना करना सीख जाता है। कब? आरंभिक अवस्था में। मिलान अवस्था में दो संख्याओं के नंबर को वह बोल सकता है, दोनों को मिला के बोल सकता है, गिनती बोलने लगता है, यानी वह गिनती करके बता सकता है कि कौन सा संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी, यानी गिनती में अब वो क्या करने लगता है, तुलना करने लगता है। परिमाणात्मक अवस्था में विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त करना सीख जाता है। वह छोटे संख्याओं को तोड़ सकता है, जैसे 7 है तो 7 को 2 संख्याओं में तोड़ सकता है, 4 और 3 में तोड़ सकता है, 5 और 2 में तोड़ सकता है, यानी 5 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा 7, और 4 और 3 को जोड़ने पर। अगली अवस्था है विभाजनात्मक अवस्था, 6 से 9 वर्ष तक होती है, जिसमें बच्चा बड़े संख्याओं के स्थानीय मान पर विभाजन कर सकता है। विभाजनात्मक अवस्था में 6 से 9 वर्ष का बच्चा जो है वो क्या कर लेता है, बड़ी संख्याओं के स्थानीय मान को विभाजित कर लेता है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता है, जैसे 245, 200 + 40 + 5 जोड़ेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। अगला है पांचवा गुणनखंडी अवस्था। 9 से 11 वर्ष का जो बच्चा होगा वो बच्चा 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं या 3 या 4 दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी इसके विषय में जानना सीख जाएगा, यानी वो गुणनखंड करना सीख जाएगा, किसी संख्याओं के गुणक में संबंध स्थापित करना सीख जाएगा। संक्रियात्मक अवस्था 11 से 13 वर्ष का जो बच्चा होगा वो इस अवस्था में जोड़ करना सीख जाएगा, घटाना करना सीख जाएगा, गुणा करना सीख जाएगा, भाग करना सीख जाएगा, स्थानीय मान पर संक्रिया करना सीख जाएगा। तो ये होगी इसकी संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें से क्वेश्चन हर बार सीटेट ने पूछा है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं कि उसमें संक्रियात्मक अवस्था, गुणनखंडी अवस्था और विभाजनात्मक अवस्था के बारे में पूछा जा चुका है। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक एक लिखित मार्गदर्शन है जिससे शिक्षक विद्यार्थी के कार्यों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। रूब्रिक का मुख्य कार्य है शिक्षक विद्यार्थियों के कार्यों का क्या कर सके, मूल्यांकन कर सके, अथवा क्या कह सकते हैं, मूल्यांकन के लिए मार्ग निर्देशन का एक समुच्चय जो मूल निर्धारित किए जाने वाले अभिलक्षण और आयामों को क्या करता है, सुस्पष्ट करता है, सुस्पष्ट करके प्रदर्शन कसौटी पर रखता है। यह क्या कर सकता है, यह रेटिंग स्केल के साथ व्यक्त किया जा सकता है। रूब्रिक जो व्यक्त किया जाता है वो रेटिंग स्केल के साथ व्यक्त किया जाता है। अब इसमें बात करेंगे समस्या समाधान विधि की। समस्या समाधान विधि, जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। और इसके जनक हैं सुकरात और सेंट थॉमस। इसके जनक कौन है, सुकरात और सेंट थॉमस। अगला अधिगम विधि जो है सहकारिता अधिगम विधि है, जिसे कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच कहते हैं। इसको हम CIA से जानते हैं। सहकारिता अधिगम विधि ऐसे वातावरण में अधिगम को बढ़ावा देती है जहां विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी सहकारिता अधिगम विधि में बच्चों को छोटे छोटे समूहों के साथ अलग कर दिया जाएगा और उनको एक टास्क दिया जाएगा ताकि वो अपना टास्क पूरा कर सकें, और टास्क पूरा करने के दौरान वो अपने अलग अलग विचारों को क्या करेंगे, एक दूसरे को आदान प्रदान करें। अब बात करेंगे NCF 2005 की चार रूपरेखाएँ। NCF 2005 की जो 4 रूपरेखाएँ थी वर्ष 1975 में स्टार्ट की गई थी, 1988 में, 2000 में, और ये किसके द्वारा तैयार की गई थी, NCERT द्वारा तैयार की गई थी। अब NCF 2005 में किसके बारे में चर्चा की गई है, पहले चर्चा की गई है विचार और कार्य करने की आज़ादी दी जाएगी। इसमें बच्चों को खुद ही कार्य करने का मौका दिया जाएगा। दूसरों की भावनाओं और कल्याण के प्रति संवेदनशील बनाना पड़ेगा। नई परिस्थितियों में लचीले एवं रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करें उसका ज्ञान करवाया जाएगा। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी की प्रकृति को समझाया जाएगा। आगे की ओर देखें, NCF 2005 की जो रूपरेखा है इस बात पर बल देती है कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक को ऐसा होना चाहिए कि कक्षा के अनुभव को बच्चे की प्राकृतिक एवं वातावरण से तालमेल बिठाने पर शिक्षक को समर्थ बना सके। यानी जो NCF 2005 कहता है वो ये कहता है कि बच्चों को सिखाने के लिए प्राकृतिक और वातावरण के आसपास के ज्ञान को, व्यवहारिक ज्ञान को उसको देना चाहिए।
अब बात पूछी ये जाती है कि गणित शिक्षण में संबंध में एनसीएफ 2005 किन बातों पर बल देता है। तो गणित शिक्षण में एनसीएफ 2005 चित्र बनाने पर बल देता है, चरों का चुनाव करने पर बल देता है कि x चर है कि y चर है, समीकरण या समीकरण बनाने की पर बल देता है, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालने का पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा गणित भाषा के कार्य होंगे। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले गणित भाषा के कार्य जानने होंगे। तो गणित भाषा का जो मुख्य कार्य है, पहला है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। क्या करना? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। संकल्पना एवं शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना। तीसरा है परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना, यानी जो भी परिभाषाएं बनाई गई हैं उनको उदाहरण के माध्यम से समझा जा सके, परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना। विषय वस्तु को समझने का क्या बनाना? आधार बनाना। अब बात आती है गणित की भाषा होगी कैसी। तो गणित की भाषा सरल व बोधमय होती है। गणित की भाषा मानसिक स्तरानुसार बोधगम्य होती है। गणित की भाषा सरल और संक्षेपीकरण होती है। गणित की भाषा पारिभाषिक शब्दावली वाली होती है। ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। अब हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर 4 समकोण त्रिभुज खींचे गए हैं। बच्चों को एक त्रिकोण के पक्षों के बीच संबंध खोजने के लिए कहते हैं। उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने इस्तेमाल किया है, किस विधि का इस्तेमाल किया है? निगमन विधि का, आगमन विधि का, प्रयोगशाला विधि का या व्याख्यान विधि का? तो आप देखेंगे इसमें क्या दे रहा है, शिक्षक खुद ही शीट दे रहा है, खुद ही 4 समकोण दे रहा है। इसका मतलब शिक्षक चाहता है कि बच्चे अपना आंसर खुद ही निकालें, इसलिए वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है? आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें, निम्न में से कौन? तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल बुनियादी आकारों की मान्यता तक सीमित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देकर या उदाहरण देकर बताना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अंतरिक्ष की सहज समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। चौथा ऑप्शन है व्यापक ज्यामितीय शब्दावली विकसित करना प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें से 1 और 2 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप देख रहे हैं अंतरिक्ष की जो सहज क्षमता विकसित की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाकर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। आगे की ओर चलें। आगे आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन गणितीय तर्क का सूचक है? कौन सा गणितीय तर्क का क्या है? सूचक है। पहला है गणितीय अवधारणाओं की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता है। दूसरा है गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता है। तीसरा ऑप्शन है कुशलता से गणना करने की क्षमता है। चौथा ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो आप देख रहे हैं इसमें से जो सही ऑप्शन है वो गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता विकसित करना है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित किस प्रकार के गणित होते हैं? पहला ऑप्शन है सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। दूसरा ऑप्शन है में अस्पष्टता है और इसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम है। तीसरा ऑप्शन है कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा की जानी चाहिए। अथवा चौथी समस्या है गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है। अगर अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो गणित होते हैं तो उसकी हमें क्या करना चाहिए? कक्ष में उसकी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि गणित की कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों के विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ समूहित करके। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समूहित करके ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार प्रश्न करके और उच्च क्षमताओं वाले प्रश्नों को गृहकार्य के रूप में जटिल प्रश्न देकर। अथवा एक ही क्षमता के बच्चों को एक साथ समूहित करके और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें प्रश्न देकर। तो आप देखेंगे इसमें सबसे जो उचित आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसमें हर क्षमता के बच्चों को एक साथ समूहित करके, क्योंकि हर क्षमता का अलग अलग बच्चा होगा तो सारे बच्चों को सारे समस्याओं का क्या होगा? ज्ञान होगा। आगे की ओर देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए।
बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशलों को परिभाषित करने के लिए, या अगला ऑप्शन है कि बच्चों को साल में अंत की परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए, ऐसे कि बच्चों को गणना करने के लिए छोटे कदम बताए जा सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशलों को परिभाषित करने के लिए किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। तो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है एनसीएफ 2005 में छात्राओं के सोच का क्या करना, गणितीकरण करना। जैसे कोई व्यक्ति दुकान पर गया है तो दुकान पर पैसे के लेन देन उसे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अगला चलें, प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो गणित का उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, माप तौल की इकाइयों से परिचित करवाना, गणितीय संक्रिया का विकास करवाना, या मूर्त से अमूर्त धारणा का क्या करना, विकास करना। ये किसका काम है, प्राथमिक स्तर पर 0 से 3 तक के बच्चों, 5 तक के बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करवाना। अब उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। उच्च स्तर पर जो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करवाना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, परिकलन संबंधी कौशल का क्या करना, विकास करना। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब अगला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, गणित में सोच का प्रकार किस प्रकार होना चाहिए। अभिसारी प्रकृति का होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, या अपसारी डाइवर्जेंट प्रकृति का होना चाहिए। अब डाइवर्जेंट में 2 प्रकार की, एक विचार खुला हुआ होता है और एक मुक्त खुला हुआ अंत वाला प्रश्न है। कन्वर्जेंट अभिसारी का मतलब है बंद अंत वाले प्रश्न। तो अभिसारी और अपसारी में अंतर समझते हैं। अभिसारी में हम केवल फैक्चुअल चीज़ की बात करेंगे, केवल फैक्ट की बात करेंगे। अभिसारी में जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू होते हैं, उत्तर केवल एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, अभिसारी क्वेश्चन में ही ये बताया जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। अपसारी प्रकृति क्या है, अपसारी में विचार रखने का अवसर दिया जाता है, उत्तर 1 से अधिक हो सकते हैं, यानी ये खुला अंत वाला क्या होता है, प्रश्न होता है। जैसे x + y = 10, तो इस 5 + 5 बराबर भी 10 होगा, 8 + 2 बराबर भी 10 होगा, 7 × 3 10 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तब भी 10 होगा, और इसको 4 से 1/2 को 5 से 1/2 में जोड़ेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो आप देख रहे हैं एक साथ कई विचारों का हम क्या कर रहे हैं, कई विचारों को खोल दे रहे हैं, यानी खुला अंत वाला क्या है, प्रश्न है। अब हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है अध्यापक से संबंधित कारक, दूसरा छात्र से संबंधित कारक, और तीसरा है विषय वस्तु से संबंधित कारक। तो अब हम एक एक टर्म को पढ़ेंगे कि गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में अध्यापक से संबंधित कारक कौन कौन से हैं। अध्यापक से संबंधित कारक हैं विषय के ज्ञान का छिछलापन। ठीक है, विषय के ज्ञान का क्या होना चाहिए, छिछलापन होना चाहिए। अध्यापक का पक्षपात व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, अगर अध्यापक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेगा तो वो गणित शिक्षण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, जिससे अन्य बालक क्या करेंगे, अन्य बालक अपने में हीन भावना को से ग्रसित होंगे। अध्यापक का कक्षा में सख्त होना, अध्यापक अगर कक्षा में सख्त है तो उससे कोई भी बच्चा प्रश्न नहीं पूछ पाएगा और बच्चों की जिज्ञासा शांत नहीं होगी। तो अध्यापक से संबंधित कारक में ये सारी चीज़ें आती हैं। अध्यापक की संप्रेषण क्षमता में कमी होना, अगर अध्यापक की संप्रेषण क्षमता में कमी होगी तो विचारों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से वह रख नहीं सकेगा और बच्चे उन बातों को समझ नहीं सकते हैं। छात्र से संबंधित कारक क्या है, शिक्षण का मुख्य आधार कौन होते हैं, बालक होते हैं। तो छात्र से संबंधित कारक में हमें क्या जानना पड़ेगा, छात्रों की मानसिक योग्यता स्तर, उनकी रुचि और सीखने और जानने की उत्सुकता को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा, उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। विषय वस्तु से संबंधित कारक कौन से हैं, विषय वस्तु का संप्रेषण का मुख्य आधार होता है, विषय वस्तु ही संप्रेषण का क्या होता है, मुख्य आधार होता है। विषय वस्तु क्रिया केंद्रित या करके सीखने के अनुभव द्वारा होना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, विषय वस्तु को क्रिया केंद्रित या करके सीखने वाला बनाना चाहिए। यानी जो भी कार्य पढ़ाएं, जिस भी चीज़ को आप पढ़ाना चाहते हैं उसको उसकी क्रिया करके दिखाएं। विषय वस्तु बालकों के मानसिक योग्यता स्तर के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, विषय वस्तु बालकों के मानसिक योग्यता स्तर के अनुरूप होनी